अपोलोनिया को यह नहीं पता था कि वह इतनी असंतुष्ट क्यों है। उनके देखभाल करने वाले व्यक्ति उनके मातृ पितामह पास्कल तृतीय और कभी-कभी उनकी मां राजकुमारी एलेनिया थे। सबसे पहले वह गायस या अपने भाई पेरिस से कभी भी टकराव नहीं करती थी। उनके घर का वातावरण बहुत ही शांत और शीतल था, जैसे कि एक ठंडी सर्दियों की रात। घर के अंदर चारदीवारी में बने दरवाजे से आती हुई धुंधली रोशनी को देखकर लगता था कि वह समय कालांतर में जा रहा है। उनके कमरे की दीवारों पर पुराने फ्रेम में लगे चित्र एक समय की यादें ताजा करते थे। अपोलोनिया ने कभी भी अपने घर को छोड़ने का विचार नहीं किया। यहाँ वह हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिख रही थी, ऐसे ये मैं कुछ गुप्त रख रही हो। इर्म्र शिजनला हराहो हराल लासिशो बका हरा हराल शिजनला पाताल हरालाशे भारालिशो कुना हराहो हरा हराली जिशला पाताल हराला अराहो बका शिसीशो भारालिशो हराल शिजनला अराहो पाताल हराल शिजनला अराहो हराल हरा शिजनला हरालाशे अराहो पाताल। पोलोनिया ने विभिन्न अध्ययनों को समर्पित कर दिया, जिसमें शासकीय अध्ययन भी शामिल थे। वह 4 भाषाओं में प्रवीण थी और राजनीति, इतिहास और अर्थव्यवस्था में अद्वितीय दृष्टि रखती थी। सिंहासन को लेकर अपोलोनिया ने कभी भी अन्यथा नहीं सोचा। वह एक विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करने और अपने ज्ञान को समृद्ध बनाने में गहराई से डूबी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक शक्ति को दर्शाती थी। वह अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने इतिहास को गहराई से समझा था। उनकी विशिष्टता ने उन्हें शासकीय पद पर पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। अपोलोनिया की विरासत ने सदियों तक लोगों को आकर्षित किया है, जिन्होंने उनकी उपलब्धियों और संघर्षों को याद करते हुए उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया है। किताबों का एक बड़ा सेट था, जिसमें विभिन्न विषयों पर पुस्तकें शामिल थीं। यह आम बात थी कि पूरे किताबस्ते उसे एक महीने में याद करने के लिए निर्देश दिया जाता था और फिर अनियमित प्रश्न पूछे जाते थे। सफल सम्राट की उपलब्धियों की समीक्षा लिखने का काम, जो दूसरे महाद्वीप की भाषा में सिखाया जाता था, जिसके लिए आधा वर्ष का समय लग जाता था, यह भी एक बड़ा मामला नहीं था। उस समय की शिक्षा प्रणाली में बच्चों को बहुत अधिक दबाव दिया जाता था। उन्हें विभिन्न विषयों पर गहराई से पढ़ने और समझने के लिए मजबूर किया जाता था। यह दबाव उनके भविष्य के लिए आवश्यक था, लेकिन यह भी एक बड़ा बोझ था, जिससे उन्हें निरंतर तनाव में रहना पड़ता था। विद्यालय की दीवारों पर चित्र और पोस्टर लगे होते थे, जो बच्चों को प्रेरित करते थे। शिक्षकों की बातें सुनकर उन्हें लगता था कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वे घर जाते तो उनके माता-पिता की चिंताएं और समस्याएं उन्हें याद दिलाती थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी, जहां बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने होते थे। कभी-कभी वह उसे जटिल मेंढकोर की एक जालसाज बना देता था, ताकि पता चल सके कि वह अकेले ही अपने रास्ते को खोज पाएगी। फिर कुछ दिनों तक भूखे रहने के बाद सम्राट ने गर्व से मुस्कुराया जब उसने जालसाज से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वह एक विशाल और शांति से भरा हुआ मैदान था, जहां हवा के झोंके नहीं थे। वहां एक अद्वितीय प्रकाश था, जो आकाश के नीले रंग को चारों ओर फैलाता था। उसे यह महसूस होता था कि वह एक नए दुनिया में प्रवेश कर रही है, जहां हर चीज नई और अनजान थी। लेकिन जब उसने अपने पैरों पर खड़े होकर देखा, तो उसने महसूस किया कि वह अभी भी उसी जालसाज में थी, जिसने उसे यहाँ लाया था। वह एक विशाल और अजीब-अजीब जगह थी, जहां हर कोने में नई चुनौतियां थीं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए वह अपनी तालीम और मंजरों का सामाजिक समाज पर प्रभाव समझने का प्रयास करती है। साथ ही उसने इस बात पर भी विचार किया कि रानी ग्रेट लुपेरियन के साथ पास्कल तृतीय की कैसी साझेदारी रह सकती थी। इसके लिए उसने अपने दिमाग को खोलकर एक और नया विषय को निर्धारित करने का प्रयास किया, जिस पर वह कई घंटों तक गहराई से विचार कर सकती थी। उसमें उसकी मानसिक शांति भी प्रभावी होती। लेकिन आज उसकी दुनिया में एक नया चेहरा आ गया था, जिसने उसे अपनी सोच को बदलने का विचार कराया। वह बड़े साम्राज्य के इतिहास को 8 पीढ़ियों में जानने के लिए साम्राज्यिक पुस्तकालय गई। वहां उसने अपने दादा की कहानी सुनी, जिसने अपने विरोधियों के बीच भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा और युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से एक बनाया, जिसने अपने शत्रुओं का सम्मान भी प्राप्त किया। उनकी कहानी ने उसे यह समझने में मदद की कि सच्ची वीरता और नेतृत्व क्या होता है, और वह इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार थी। वह पुस्तकालय के शांत और संग्रहित वातावरण में घूम रही थी, जहां इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ समय और स्थान एक दूसरे को छूते जा रहे थे। उसके आसपास के कमरे में श्वेत पत्थरों की दीवारें और लकड़ी के फर्श थे, जो पुराने समय की गहराई से भरे हुए थे। वहां की हवा भी इतिहास की कहानियों से भरी हुई थी, जैसे कि वीरता, बलिदान और नेतृत्व। उसके दिल में एक नई चिंता और उत्साह की लहर उठ रही थी, जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह साम्राज्यिक पुस्तकालय के शांत वातावरण में खो गई, जहां इतिहास और समय एक दूसरे को छूते जा रहे थे। कलहटी हुई चाय का कप टूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े फैल गए। राजकुमारी एलेनिया सांस लेने में भी कठिनाई महसूस कर रही थी। वह मरमरी में गिरती हुई दिखाई दी, उसके बालों का सूर्य की तरह चमकना, जो जमीन पर फैल गए थे। वह अपने खूनी मुंह और दिल के दर्द को नहीं समझ पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके आसपास का वातावरण भी बदल गया है, जैसे कि एक नए दिन का सूरज उगने के बाद। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में गुस्सा, दर्द और शर्म के भाव अभी भी जागृत थे। उसे लग रहा था कि वह एक नए दौर की शुरुआत करने को तैयार है, जिसमें वह अपने पूर्वजों की तरह एक मजबूत और साहसी महिला बनना चाहती। लेकिन उसे यह भी याद था कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था, जैसे कि अपने देश को बचाने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने और अपने आप को एक नए रूप में ढालना। वह अपने मन की गहराई में चल रही थी, जहां उसका दिल दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस दर्द को सहन करना होगा, ताकि वह एक मजबूत और साहसी महिला बन सके। वह शांति से बैठा था, जो उसकी क्रियाओं पर मुस्कुराता रहा। ऐसा लगा कि वह उसकी पीड़ा को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
उसने एक चाय पकड़ी और उसमें कुछ मिलाकर पिलाई। चाय का स्वाद अचानक बदल गया। जैसे उसके अनुभवों ने आकार लिया, वह फिर से आहें भरने लगी। उसकी आंखें गीली हो गईं और वह दीवार पर पिटती रही। गायस को यह समझ नहीं आ रहा था। एलेनिया जी, तुम्हारे बिना जीवन की अर्थहीनता क्या है? वह अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति और दयालुता से भरी आवाज में बोला। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी, एक अंतिम परीक्षा, एक विचाराधीनता थी। वह जानता था कि अपनी पत्नी के मरने के बाद उसका जीवन कैसा होगा। वह एक अच्छी माँ थी। उसने पेरिस को जैसे वह अपना बच्चा ही होता वैसे ही पाला। उसकी आंखें भर आईं और वो फिर से उस दिन की यादों में खो गई। जब उसने पहली बार पेरिस को देखा था तो उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और सौम्यता थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो अपने बच्चों के साथ समय बिताने में खुश थी और पेरिस ने उसे अपने दिल में बसा लिया था। उसकी आंखें चमकती हुई और वह हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ खड़ी रहती थी। उसने पेरिस को अपने बच्चे की तरह पाला, उसे खिलाया, उसे पढ़ाया और उसे प्यार किया। उसकी देखभाल करने का तरीका भी अलग था। वह उसे एक विशेष उपहार की तरह रखती थी। जब पेरिस बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता से बात करना शुरू कर दिया और उसकी माँ ने उसके हर शब्द को ध्यान से सुना। वह एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती थी और पेरिस के लिए भी। एलिनिया की प्रेम भरी आंखें उसे देखकर चमक उठी जब वो अपने बेटे पेरिस को गोद में लेकर खेल रही थी। उनकी सुंदरता और प्यार ने उसका दिल जीत लिया था। उन्होंने सोचा कि वह उसे एक राजकुमार की तरह पालेगी। जब दोनों को बच्चे हुए तो वे मानते थे कि पेरिस अपनी बहन को जो भविष्य में सम्राट बनेगी उसका सहयोग करेगा। मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, प्यार गायस ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातचीत के दौरान एक अनोखा शांति और सौहार्द का वातावरण था, जैसे कि प्रेम का यह विशेष समय जब दो लोग अपने आप को पूरी तरह से खुलकर महसूस कर सकते हैं। उनके आसपास की शीतल हवा में एक मधुर गंध थी, जैसे फूलों की खुशबू जो उन्हें और भी निकट लाती थी। उनके बीच का यह प्रेम इतना मजबूत था कि वे अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करते थे। एक ऐसा समय जब वे अपने आप में ही खो जाते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे कि प्रेम की इसी भावना ने उन्हें और भी सुंदर बनाया हो। बहुत बेवकूफी से तुमने मुझे चुना जिसे कुछ भी नहीं था, बस एक बच्चा और एक चेहरा, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना खून भी नहीं। तुम इतने प्यार में हो गए थे कि अपनी बीवी को गिराकर जिसने भी तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई थी उस पर निशान लगा दिया। लेकिन अब यह पूरी तरह से बदल गया है और इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना बंद करो। वे जानते हैं कि उनके माता पिता कौन है। मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यह एक बड़ा खतरा है। अगर तुम मुझसे दूर रहते हो तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। यदि किसी को दोषी ठहराना है तो अपने पिता को दोषी ठहराएं। साटन की मृत्यु सम्राट के कारण हुई थी। मेरा परिवार विद्रोह के लिए दंडित किया गया था। यह सच्चाई है जिसे मैं अपने पूर्वजों को बताना चाहता हूँ, जिन्हें उनकी शहादत का सम्मान करना चाहिए। परंतु यह सच्चाई उन्हें पसंद नहीं आई और वे इसे दबाने का प्रयास करते रहे। मैंने अपने दिल को खुलकर रखा, लेकिन वे मुझे एक अपराधी बनाने का प्रयास करते रहे। उनकी आंखें मेरे प्रति भरी हुई थीं, जैसे कि वे मुझ पर गुस्से से भरे हुए थे। उनकी आवाज में एक तेज ध्वनि थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने उन्हें अपना पिता कहा, लेकिन वे मुझसे दूर हट गए। उनकी आंखों में एक दर्द भरा हुआ था, जैसे कि वे अपनी खोई हुई बात को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बेटे को साम्राज्य से वंचित करने का प्रयास किया। तुम्हें लगता है कि यह अन्यायपूर्ण नहीं है? एलेनिया की दुनिया एक झटके में उलट गई। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। एलेनिया, गाइस ने अचानक अपनी आवाज को नरम कर लिया और एलेनिया के चेहरे पर हाथ फेरने का प्रयास किया। यह एक ऐसा समय था जब उसके दिल में दर्द और आक्रोश की भावनाएं उठ रही थीं। वह अपने बेटे को खोने के डर से जूझ रही थी और गाइस की इस हरकत ने उसे और भी उदास कर दिया। वह अपने पिता के विरोध को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन गाइस की मुस्कान ने उसे आश्वासन देने की कोशिश की। लेकिन एलेनिया के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह सचमुच साम्राज्य की रक्षा है या यह बस गाइस की अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका है? वह अपने आप को इस बात पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक छोटा सा डर था। गाइस ने उसे फिर से अपने पास खींचा और एलेनिया ने अपने आप को उसके चुंबन में खो दिया। यही एक ऐसा समय था जब वह अपने बेटे की रक्षा करने के लिए तैयार हो गई, भले ही इसका मतलब हो जाना उसके पिता के विरोध का सामना करना हो। मेरी चमकते सुनहरे आंखें जो मुझ पर टिकी थीं, उन्होंने मुझे एक निराशा का सपना दिखाया। कृपया गायस, मुझे बताओ यह सच नहीं है, यह मजाक है, मैंने कहा। विद्युत चुंबकीय तारों की तरह मेरी आवाज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गई, परंतु अगले ही पल उसका हाथ मेरे चेहरे को धकेल दिया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती हो। मेरे दिल ने एक बार फिर से गहराई से धड़कना शुरू कर दिया। वह अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश करने लगा, परंतु यह थोड़ा देर तक नहीं चला। एलेनिया ने अपनी ठंडी मार्बल फ्लोर पर सिर को घुसाया, जबकि उसके मुंह से खून अभी भी बह रहा था। हा 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 हा, तुम्हें क्या उम्मीद थी? अंत तक तुम वास्तव में एक बेवकूफ हो। उसने लड़की को मजबूरी से अपने चेहरे पर घुसाया, फिर उसके कान में धीरे धीरे कहा, तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो गया है एलेनिया। तुम्हारी बहन रोजी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रच दी थी। वह तुम्हें मारने के लिए एक जाल बिछाया था और तुमने उस पर आंखें मूंद ली। अब तुम्हारी मृत्यु को निहार रहा हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वह अपनी सबसे बड़ी विजय का आनंद ले रहा था। एलेनिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अंतिम समय तक लड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास किया और अपने दुश्मन को एक अंतिम समय तक परेशान करने का फैसला किया। उसकी आंखें खुल गईं और वह अपने दुश्मन की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने अंतिम समय तक जीने का आनंद ले रहा हो। उसने अपने दुश्मन को एक आखिरी बार देखा और फिर उसकी आंखें मिट्टी में गिर गईं। इन करांच हप्रमाई माहने कलाश इन करार साच हाप्रमानी कलाश हाप साच शर हाप्रमानी कलाश
साच हाप तिहारे कलाश, साहच हाप वांच। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे बच्चे को अपने साथ पालने के लिए तैयार किया। यह आपके पिताजी के हजारों पापों को भूलने का एक तरीका है। निश्चित रूप से आपके पिताजी और बेटी की मृत्यु अनिवार्य है। उनकी आंखें धीरे धीरे मेरे साथ खुल रही थीं, जैसे वे अपने बचपन को याद कर रहे हों। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कहा हो। उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं, लेकिन वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हों। मैंने उनकी हथेलियों को पकड़ा और उन्होंने मेरी बाहों में आराम से गिर गए। उनकी आंखें अब पूरी तरह से बंद थीं और वे शांत थे। मैंने उनके चेहरे पर एक आखिरी बार देखा और फिर उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। यह एक बहुत ही दर्दनाक पल था, जैसे कि मेरे दिल को तोड़ दिया गया हो। मैंने उनके साथ कई वर्षों तक रहने के बाद उन्हें खोने का एहसास बहुत दर्दनाक था, लेकिन मैं जानती थी कि यह एक आवश्यक कदम है और मैं इसे अपने दिल पर चढ़ाऊंगी। गायस ने जो कुछ भी कहा था उसका अर्थ समझने में उन्हें बहुत समय लगा। फिर भी वे एक हंसते हुए बोले, निया भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं उस पर अपनी गुस्ताखी को कम करने की कोशिश करूंगा। मैं उसकी शांतिपूर्ण वृद्धि की अनुमति दूंगा, ताकि वह राजनीतिक मामलों का एक अच्छा सहायक बन सके। उन्हें यह सोचकर हंसने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरी उदासी और असंतुष्टि भी छिपी हुई थी। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए नीचे झुक गईं, जैसे वे अपने पिछले कार्यों को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने सीधे खड़े होकर कहा, मैं एक बुरा आदमी हूं और मेरे पास निया के लिए समय नहीं है। वह अपने जीवन को शांति से जीने का मौका चाहती है और मुझे यह देना होगा। उनकी आवाज में एक गहरी वफादारी और समर्पण था, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्दनाक उदासी भी छिपी हुई थी। उन्होंने अपने दिल को निया के प्रति खुलकर रखा हुआ था और वह उसके भविष्य के बारे में चिंतित थे। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और ईमानदारी थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे निया के प्रति अपने दिल की बात कह रहे हैं। मुझे पेरिस और साम्राज्य का एक अद्वितीय अनुभव था। वास्तव में यहाँ की हवा, जो फूलों की खुशबू से भरी हुई थी, ने मुझे आकर्षित किया। जब वह बोल रहे थे तो उनकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे कि वे अपने जीवन का सबसे बड़ा पल जीतने के लिए तैयार हों। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी बातें इतनी रोमांचक थीं कि मैं उन्हें सुनने के लिए उत्सुक था। लेकिन जब वह समाप्त हो गए तो राजकुमारी का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और वे अपने आसपास के कमरे में देख रही थी। उनकी आंखें डर से भर गईं और उन्होंने कुछ बोला, लेकिन उनके शब्द सही नहीं निकले। यह एक अजीब सा पल था, जैसे कि समय ही धीमा हो गया हो। वह अपने प्रिय राजकुमार को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी, जिनके गहरे बाल उनकी पहली नजर में तेज और कठोर लगते थे। लेकिन जब वह उन्हें करीब से देखती थी तो वे उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान छोड़ते थे। उनकी आंखें सोने का रंग होती थीं, जो पहले केवल उसी के लिए भरी रहती थीं, और जब वह बोलते तो उनकी गहरी मधुर आवाज उसके कानों में एक सुंदर संगीत बनाती थी। तुम्हारा पूरा विश्व और एलेनिया सब भूल गई। एकांत में आग के चारों ओर बैठी हुई सोनेरी श्रृंगारित लड़की अपने दांतों पर हाथ रखकर खून निकाल रही थी। आंसू बहुत आते जा रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती थी। वहां का हर कोना चमक रहा था और उसकी सिसकियां शोर मचा रही थी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। अपोलोनिया की आंखें भयभीत थीं, माँ के शव को छूने के लिए उनकी हथेलियां फड़फड़ा रही थीं। वे अपनी माँ की आखिरी बातों को याद कर रही थीं, जैसे वह उन्हें अपने कानों में चीखते हुए कहा हो। अपोलोनिया ने अपने पिता के पीछे देखा, जो उनकी माँ के शव के पास से दूर हट गया। वह उसके आसपास घूम रहा था, जैसे कि वह उसे जीवित करने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन अपोलोनिया ने अपनी माँ को फिर से जीने के लिए नहीं देखा। उनके चेहरे पर केवल एक विश्वास था, जैसे कि वह जल्द ही मर जाएंगी। कलयुगी युग के इस अंधकारमय दिन में जब पास्कल तृतीय और उनकी बेटी एलेनिया एक ही दिन पर अज्ञात कारणों से चले गए, गायस लीफर ने अपनी आंखों से धार्मिक रूप से भावुकता को प्रकट करते हुए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा को शांति मिली, लेकिन उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद एक विशेष संवेदनशीलता का अनुभव किया, जैसे कि एक अंतिम प्रेम की भावना। इस समय गायस ने अपने बच्चों को संभालने और उनकी देखभाल करने के लिए अपनी पत्नी को मजबूत बनाने का फैसला किया, जिससे वह एक शक्तिशाली और समर्पित माता पिता बन सके। उन्होंने अपने परिवार को संभालने के लिए एक विशेष योजना तैयार की, जिसमें उनके बच्चों के शैक्षिक और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता देना, उन्हें अच्छी आदतें और मूल्यों को सिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। गायस ने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और समर्पित वातावरण बनाने का प्रयास किया, जिसमें उनकी पत्नी को भी शामिल किया गया था, जिससे वह अपने बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण कर सके। वह एक विशाल सभा में खड़ा था, जहां लोग उसकी सेहत के बारे में चिंतित थे। वहीं दूसरी ओर लोगों ने सम्राट जोड़े की मधुरता पर चर्चा की। मुझे बताया गया है कि वे लेफर एस्टेट में भाग्यशाली ढंग से मिले थे। उन्होंने कहा, वो प्रेमी एक दूसरे को पहली नजर में पसंद आए, लेकिन सम्राट के गुस्से से बचने के लिए वे गुप्त रूप से प्यार करते थे। सभा में एक अजीब शांति थी, जैसे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह सच नहीं था। वह अपनी आंखों में दर्द महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी आत्मा मर चुकी हो। सभा से बाहर निकलते समय वह एक पार्क में गया, जहां वृक्षों की हरियाली और फूलों की खुशबू उसे शांति देने लगी। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, जैसे कि वह अपनी आत्मा को ढूंढ रहा हो। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। बच्चे की खुशी और स्वीकृति पाएंगा। अंततः वे फिर से आए, जिन्होंने अपने श्रीमान पेरिस को जन्म दिया। यह एक रोमांटिक कहानी है। उनकी चिंता बेकार थी। श्रीमान ने प्रिंस कंसोर्ट गायस पर विशेष ध्यान दिया। अगर सम्राट और राजकुमारी एक साथ चले जाते तो प्रिंस कंसोर्ट और उनके श्रीमान पेरिस का क्या होगा।
सम्राट ने अंततः गायस को अपनाया, जिसकी बेटी ने उसे अपने पुत्र की तरह प्यार किया। उनकी सुंदरता और उनके दिल की गहराई ने सम्राट को आकर्षित किया। गायस की मुस्कान ने राजकुमारी के दिल को जीत लिया और वह उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए तैयार थी। सम्राट की विनम्रता ने गायस को आत्मविश्वास से भर दिया और वह अपनी पत्नी के प्रति अधिक सहनशील हो गए। राजकुमारी की ममता ने गायस को एक सच्चे परिवार का सदस्य बनाया, जिसने उन्हें अपने बच्चों के साथ खेलने और उनकी देखभाल करने का आनंद दिया। सम्राट की प्रेम भावना ने गायस को एक सच्चे पति के रूप में स्थापित किया, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति समर्पण और देखभाल की। गायस की वफादारी ने सम्राट को एक सच्चे शासक के रूप में स्थापित किया, जिसने अपने लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाई। अंततः गायस ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने का मौका पाया और वह अपने परिवार के साथ एक सच्चे और प्यार भरे जीवन को जीने के लिए तैयार थे। गैस, जो कि एक साधारण परिवार का पिता था, समय के साथ एक शक्तिशाली सेनापति बन गया। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक ऐसी संगठित परिवार की स्थापना की जिसमें उनकी खुशियां अनंत थीं। उनके परिवार को पूरा समाज में सम्मान और आदर दिया जाता था। लेकिन समय के साथ एक रहस्यमय बीमारी ने उन्हें अपने परिवार से विदा कर दिया, जिससे उनके परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके परिवार के सदस्यों ने इस घटना को एक दुखद और दर्दनाक अनुभव के रूप में याद किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए कविताएं और गीत लिखे, जिनमें उनकी खुशियों और दुखों का वर्णन है। उनके परिवार के सदस्यों ने इस घटना से सबक सीखा और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। समय के साथ उनके परिवार ने अपनी खुशियां वापस प्राप्त करीं और वे फिर से एक संगठित और खुशहाल परिवार बन गए। गैस ने अपनी आंखें फोड़कर बैठे थे। उनकी पीठ पर काले कपड़े पहने हुए थे। लोग उनको देखकर सहानुभूति करते हुए कह रहे थे, अरे गैस, तुम कितने दिनों से खाली पेट रोना बंद नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने दिल की गहराइयों में जाकर दर्द महसूस करता है, तो उसकी आंखें भीगने लगती हैं। गैस की आंखें भी इसीलिए भीग रही थीं। उनकी सुंदर और मुलायम सोने के रंग की आंखें बेबसी का चश्मा लगातार पलक झपकाती रहती थीं। यह दृश्य ऐसा है जो लोगों के दिल को छूने वाला होता है। शव यात्रा के बाद चीजें थोड़ी अनोखी हो गई। अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मैं इकलौता वयस्क शेष परिवार का प्रतिनिधि हूँ। शव यात्रा के अंत में गायस ने खुद तख्त पर बैठने का फैसला किया, क्योंकि उनके बच्चे अभी भी छोटे थे। साम्राज्य के इतिहास में पहली बार एक नवनिर्वाचित शासक ने अपने नए पद पर खड़े होकर अपने राज्य को एक नई दिशा में ले जाने का वादा किया। गायस ने अपने साम्राज्य की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए एक नए युग की शुरुआत करने का फैसला किया, जो उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए मजबूत आधार पर खड़ा था। उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी नागरिकों को एकजुट करने और उनके कल्याण के लिए काम करने का वादा किया, जिससे उनके राज्य को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य मिले। गायस के फैसले ने साम्राज्य के सभी वर्गों में एक नई उम्मीद और उत्साह की भावना पैदा की, जिससे उनके राज्य को एक नए युग में प्रवेश करने का विजा किया, जिससे उनके राज्य को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य मिले। गायस के फैसले ने साम्राज्य के सभी वर्गों में एक नई उम्मीद और उत्साह की भावना पैदा की, जिससे उनके राज्य को एक नए युग में प्रवेश करने का अवसर मिला। केवल एक अस्थायी पद था और अब तक कोई भी इसे अजीब नहीं समझता था। यह सच था कि अभी तक कोई अन्य विकल्प नहीं था, जब तक कि सम्राट का उत्तराधिकारी बड़ा न हो जाए। लेकिन गायस ने जल्द ही अपनी शोक से उबरना शुरू कर दिया और साम्राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया। वह एक नए युग की शुरुआत था, जिसमें शक्ति और प्रभाव की नई परिभाषाएं बनी। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने तेजी से विकसित होना शुरू कर दिया। नए शहरों का निर्माण, नए रास्तों का निर्माण और नए संसाधनों का खोज। यह एक ऐसा समय था जब लोगों को अपने जीवन में नई उम्मीदें और आशाएं थी। गायस की व्यक्तिगत कहानी भी इस समय का हिस्सा बन गई, जब उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से बिछुड़ने के दर्द को सहन करना शुरू कर दिया। उनके आंसुओं ने सम्राट की गद्दी पर चढ़ने से पहले ही एक नई कहानी लिखना शुरू कर दी थी। तब वह अपना स्वयं का शाही महल बनवाता है और महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करता है। 7 वर्ष बाद जब सम्राट के मुख्य कार्यालय में केवल उनके सहायक रह जाते, तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया। सम्राट की कुर्सी के पास खाली सीट नहीं हो सकती। यह था देवदूत। सम्राट के दरबार में उनकी उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके चेहरे पर एक अनोखा मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें स्वतंत्रता और वफादारी का संगम था। उनके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उन्होंने कुछ गुप्त राज खुलासा किया हो। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो दरबार के सभी सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सम्राट ने उनकी बात सुनी और उन्हें अपने पास बैठने का आदेश दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ गया। लेकिन यह भी एक खतरनाक कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह और असंतोष का संचार हो सकता था। सम्राट के दरबार में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ भी नहीं है। यह एक झटकेदार और चुनौतीपूर्ण समय था, जब हर कोई अपना भविष्य और अपनी भूमिका को सोच रहा था। साम्राज्य के नियमानुसार सामान्य नागरिकों को एक पत्नी ही रखनी थी, लेकिन सम्राट को एक अंगना भी रख सकता था। यह राजनीतिक समझौतों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए था। लेकिन गैरवंशित सम्राट जो केवल अस्थायी रूप से शासन कर रहा था, इन नियमों से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। समाज में यह एक अजीब दृश्य था, जहां एक पत्नी का महत्व होता था और अंगनाओं को भी सम्मान दिया जाता था। लेकिन अस्थायी शासनकाल के दौरान इन नियमों का पालन नहीं किया जा सकता था।
साम्राज्य के वास्तविक नागरिक अपने जीवन को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, जबकि अस्थायी शासनकाल में भयानक हालात बनते थे। सम्राट का दरबार एक विशेष स्थान था, जहां राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के बीच गहरे परस्पर संबंध थे। लेकिन अस्थायी सम्राट को इन नियमों के बारे में पता नहीं था। किसी को भी यह कल्पना करना मुश्किल है कि राजकुमारी के पति को गद्दी प्राप्त होगा और उसके साथ अन्य महिलाएं भी लाएगा। परंतु गायस ने अलग था। वह विद्रोहियों के विरोध का ध्यान नहीं देते हुए एक बार में 5 पत्नियां ले आए। उनकी पत्नियों को संभालने के लिए उन्होंने कई नौकर चाकर भी रखे थे, जिनमें से एक विशेष रूप से उनकी सबसे पहली पत्नी का खास देखभाल करने वाला था। गायस को लगता था कि वह अपनी पत्नियों के प्रत्येक को एक अलग और विशिष्ट उपहार देना चाहते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा और सौंदर्य को बढ़ावा मिले। उन्होंने अपनी सबसे पहली पत्नी को एक सुंदर रत्नों से भरपूर हार दिया, जबकि दूसरी पत्नी को एक विशाल और आकर्षक कमरे में रहने का अवसर दिया। तीसरी पत्नी को गायस ने एक सुंदर घोड़े का उपहार दिया, जिसे उसने खुद चुना था। चौथी पत्नी को गायस ने एक विशाल और आलीशान महल में रहने का अवसर दिया, जबकि पांचवी पत्नी को गायस ने अपनी सबसे पसंदीदा पत्नी के साथ रहने का अवसर दिया। गायस की इन हरकतों ने सभी पत्नियों में एक अजीब सी खुशी और उत्साह पैदा कर दिया, जो उनके पति के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बढ़ावा देने लगी। शाही निवास में एक भव्य आयोजन हो रहा था। शाही परिवार के वंशजों ने अपने समक्ष अपनी संप्रभुता और शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने राजकुमार को उनके मंत्रियों के साथ आमंत्रित किया, जिन्हें वह शाही परिवार के वंशजों के सम्मान में पारंपरिक वस्तुओं और उपहार देना थे। राजकुमार ने उनसे कहा, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप शाही परिवार के वंशज नहीं हैं, तो फिर आपको हमारी पत्नियां और आमंत्रित करना चाहिए। मंत्रियों ने अपने राजकुमार के शब्दों को सुनकर एक दूसरे को घूरने लगे। राजकुमार ने उन्हें समझाया, आप लोगों ने यह बात नहीं सोची है कि शाही परिवार के वंशज बनने का मतलब है